अब हेडिंग डाले हैं निकाय के गुण। लिखिए तो नंबर 1। सबसे पहला है इसमें विस्तीर्ण गुण। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आप जो हेडिंग डाले हैं ना निकाय के गुण, उसमें सबसे पहला है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, विस्तीर्ण गुण। और दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, गहन गुण। ये लिखना नहीं है। पहला आप नंबर हेडिंग डालिए। इसको हम पहले परिभाषित करेंगे, समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इधर देखिए तो, मान लीजिए कि आपके घर में दो आदमी आए हैं बाहर से और आप उसको उनको चाय बना के दे रहे हैं। नहीं देंगे, ये आपका अपना संस्कार है। लेकिन मान लीजिए, सुनिए, मान लीजिए कि 50 ml चाय इसमें भी है और 50 ml चाय इसमें भी है। अच्छा, चाय दे रहे हैं तो ठंडा तो देंगे नहीं, गर्म चाय होगा। तो मान लीजिए कि 100 डिग्री सी टेम्परेचर इसका है और 100 डिग्री सी टेम्परेचर इसका है, ठीक है। अब बताइए कि यदि चाय देने के दौरान आपको लगा कि नहीं, कुछ थोड़ा देख लें, एक्सपेरिमेंट कर लें, आप एक बड़े से बर्तन में दोनों कप चाय को डाल दिए, इसको और इसको दोनों को डाल दिए, तो बताइए वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100 ml। इसमें हमारे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 200 डिग्री से नहीं हो जाएगा? बोलिए। 100 होगा तो ये होता तो 50 न होना चाहिए। क्या बोल रहे हो, हम नहीं समझ रहे, बस समझाओ हमको। क्या है ये? अच्छा, ताप नहीं जुड़ता है और आयतन जुड़ जाता है। तो तुम एक चीज देखा कि एक गुण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर कर गया और एक गुण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं किया। जो गुण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर किया उसी को हम कहते हैं विस्तीर्ण गुण, और जो गुण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं किया वो कहलाता है गहन गुण। बाद में ये हम लिखाएंगे। एक्चुअल में यही समझना था। समझना ये था कि यदि आप 2 गिलास पानी को आपस में मिला देंगे तो इसका दोनों को मिलाने के बाद जो द्रव्यमान होगा वो अलग होगा, आयतन जो होगा वो अलग होगा। लेकिन यदि ये 20 डिग्री सी था पहले, ये भी 20 डिग्री सी था पहले, दोनों को मिला दिए तो ये 40 डिग्री से नहीं हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा मिलने से टेम्परेचर बदला नहीं है, लेकिन द्रव्यमान बदल गया, आयतन बदल गया। तो जो बदल गया पदार्थ की मात्रा के बदलने से वो हुआ विस्तीर्ण गुण, और जो नहीं बदला वो हुआ गहन गुण। अच्छा, ये बताइए, पहले इस पानी की डेंसिटी, इस पानी की डेंसिटी दोनों समान होगा, और दोनों को मिला देंगे तो क्या डेंसिटी दोगुना हो जाएगा? फिर भी डेंसिटी वही रहेगा। क्या आधा गिलास पानी में आधा गिलास पानी और डाल देने पर पानी का घनत्व तो बढ़ जाता है? तो डेंसिटी भी गहन गुण हुआ, क्योंकि ये भी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं किया। तो निकाय के बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, और बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। जो निर्भर करते हैं विस्तीर्ण गुण कहलाते हैं, जो निर्भर नहीं करते हैं गहन गुण कहलाते हैं। लिखिए तो, लिखिए निकाय का वह गुण निकाय का वह गुण जो निकाय का वह गुण जो पदार्थ की मात्रा पर, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है उसे विस्तीर्ण गुण कहते हैं।
जैसे द्रव्यमान, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, इंथैल्पी, एक टर्म आगे जाके पढ़िएगा इंट्रोपी, गिव्स एनर्जी, ये सब आगे आपको पढ़ना है। ईटीसी। आंतरिक ऊर्जा आपको पढ़ना है, इंथैल्पी पढ़ना है, इंट्रोपी पढ़ना है, गिव्स एनर्जी पढ़ना है, ये सब आगे पढ़ेंगे। द्रव्यमान आयतन के बारे में आप थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं। दूसरा नंबर लिखिए तो, गहन गुण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। खाली समय कर देंगे नहीं करता है। क्या बदलें इसको? बताइए क्या परिभाषा होगा इसका? निकाय का वह गुण जो निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। लिखिए तो, निकाय का वह गुण, निकाय का वह गुण जो, निकाय का वह गुण जो निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। निकाय का वह गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, या आप इसी को कह सकते थे निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, उसे उसे गहन गुण कहते हैं। उसे गहन गुण कहते हैं। लड़की लोग, आप लोग जो साइकिल लगाते हैं, कार वाले फील्ड में मत लगाया कीजिए प्लीज, ऊपर पर आगे बढ़ के लगा दिया कीजिए। आते हैं तो 5 मिनट बाहर में खड़ा रहना पड़ता है, गाड़ी आती रहती है, रुक जाती है। आप लोग को पहले भी बोला गया था, अब भी बोला जा रहा है। थोड़ा कल से ध्यान रखिएगा, ठीक है? इधर वाले फील्ड में लगाए, इधर दीवार में सटा के, उधर वाले को खाली रखा कीजिए। और यदि लगाते ही हैं तो साइकिल को एकदम आगे, वहाँ जो घास है दुभी टाइप का, वहाँ जाके लगाया कीजिए, उधर मुंह पर मत लगाया कीजिए। गाड़ी मुड़ेगी ही नहीं, गाड़ी लगेगी कहाँ फिर? जैसे बताओ तो, जैसे क्या होगा? ताप, सांद्रन, सांद्रन, सांद्रन। अच्छा एक बात बताइए, शरबत जब आप बनाइएगा तो थोड़ा सा शरबत लीजिए या पूरा शरबत लीजिए, गाढ़ापन तो आपको हर जगह एक ही जैसा रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि 2 बार शरबत मिला देंगे सांद्रन और बढ़ जाएगा। पीएच, इतनी को का पीएच निकालो, इतको का पीएच निकालो, पीएच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्यानता, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई, जिसको आप अपवर्तनांक कहते हैं। ताप हो गया, सांद्रन हो गया, पीएच हो गया, श्यानता हो गया, डेंसिटी, घनत्व, ईटी से। क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? इस समय से किसी भी चीज को ले लीजिए, पदार्थ की मात्रा के घटने बढ़ने से इसका मान बदलता नहीं है। लिखेंगे तीसरा,
अवस्था फलन इसको बोला जाता है स्टेट फंक्शन। देखो, एक होता है अवस्था फलन और एक होता है पथ फलन, पाथ फंक्शन या पाथ वेरिएबल भी उसको बोला जाता है। जैसे पहला दोनों एक जैसा था ना, वैसे ही अगला ये दोनों एक जैसा है, बस एक दूसरे का उल्टा बात। क्या उल्टा बात है, आप पहले सुनिएगा ध्यान से। चेंज करें, इधर देखो। एक बर्तन है, बंद बर्तन है। अभी इसमें गैस, मान लीजिए कि जो वायुमंडलीय गैस है वही इसमें भरा हुआ है और वायुमंडलीय दाब पर ही हम इसको बंद किए हैं। तो निश्चित है कि अंदर का प्रेशर कितना एटीएम होगा, 1 एटीएम। का है कि वायुमंडलीय दाब कितना एटीएम है, 1 एटीएम। इसमें एक बॉल पिन लगा हुआ है, एक ऐसा बॉल पिन जिससे आप हवा भर सकते हैं। इसमें हवा अंदर तो जाएगी लेकिन अंदर की हवा बाहर नहीं आएगी। बिल्कुल जस्ट लाइक साइकिल का जो टायर का बॉल पिन होता है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो शुरू में ये कितना एटीएम हवा था इसमें, 1 एटीएम। अब तो ये प्रारंभिक प्रेशर हो गया पी इनिशियल, ये कितना हो गया, 1 एटीएम। अब हम इसको क्या करते हैं, एक आदमी को बुलाते हैं, बोलते हैं फूको इसको, फूक के इसमें हवा भरो। तो थोड़ी देर फूकेगा, फूका तो थोड़ा सा हवा और बढ़ा उसमें, तो थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ गया। अब एक दूसरा आदमी आएगा, कहेंगे उसको तुम भी फूको, वो आराम से इसको पोंछ के फिर फूकेगा। नहीं रे, ऐसे नहीं फूकेगा, थोड़ा और फूक दिया तो इसका प्रेशर थोड़ा और बढ़ गया। इसके बाद तीसरा आदमी को बोला, वो भी पूछ पाछ के भिड़ा, लेकिन अब वो फूक नहीं पा रहा है। उसको लग रहा है कि वो अदरे वाला हवा बाहर ये ने आ जाएगा, हालांकि वो तो आएगा नहीं, बॉल पिन लगा हुआ है। तो वो उससे फूका नहीं रहा है क्योंकि अंदर का प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका है, 2 आदमी जोर लगा चुका है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अब पंप ले लीजिए। अब इसमें पंप लगा दीजिए, पंप से हवा भर दीजिए। 2 4 10 पंप देंगे तो टाइट हो जाएगा हवा इसमें। मान लीजिए कि अब प्रेशर एक लेवल तक पहुंच गया है और अब आप हवा भरना बंद कर दीजिए। तो पी फाइनल ये मान लो कितना एटीएम हो गया, 10 एटीएम। तो प्रारंभिक दाब था कितना एटीएम, अंतिम दाब कितना है, 10 एटीएम। तो यदि आप बैरोमीटर इसमें लगाएंगे तो शुरुआती दाब आपको बताया 1 एटीएम, और लास्ट में जब बैरोमीटर लगाइएगा पंप से भरने के बाद तो आपको बता दिया 10 एटीएम। उस बैरोमीटर को इस बात से कोई लेना देना है कि आप हवा फूक के भरे हैं, 2 आदमी पंप से भर के भरे हैं या किस तरह से भरे हैं। किस रास्ते को तय करके प्रेशर बढ़ा, क्या इस बात से कोई लेना देना है प्रेशर को। तो ऐसी स्थिति में प्रेशर एक ऐसा गुण है जो निकाय के प्रथम तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, निकाय के पथ पर निर्भर नहीं करता है कि निकाय किस पथ को फॉलो करते हुए अपने प्रेशर को 1 से 10 एटीएम तक लेके गया। इसका मतलब है कि प्रेशर किस तरह का फंक्शन कहलाएगा, स्टेट फंक्शन, अवस्था फलन। क्योंकि ये निकाय की प्रथम तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। तब आपके दिमाग में आएगा कि सर एक आध को एग्जाम्पल ऐसा भी बताइए जो प्रथम और अंतिम अवस्था पर नहीं बल्कि पथ पर निर्भर करे कि किस तरीके से वो वहां तक पहुंचा है। तो देखिए, कैसे कैसे हो गया जी। इधर देखो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट है ये। अब कोई आदमी इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट तक आना चाहता है, तो यहां से चल के ये रास्ता हो सकता है, ये रास्ता हो सकता है, ये रास्ता हो सकता है, ऐसे भी आ सकता है, इधर नौलखा जाके पानगाछी होते हुए तब आ सकता है, फिर भैरवार पहुंच जाएगा, उन्हें डमदेरी लभैरचक घूम के काली स्थान से होते हुए इधर आएगा। बताइए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पॉइंट्स तो निश्चित है, फाइनल इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, लेकिन आदमी अलग अलग रास्ता पकड़ेगा तो उसको एनर्जी अलग अलग खर्च करना पड़ेगा या सेम खर्च करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क डन होगा
किया गया कार्य होगा उस आदमी के द्वारा, बताइए ये किस बात पर निर्भर कर गया? ये इस पॉइंट और इस पॉइंट पर निर्भर नहीं किया, ये पथ पर निर्भर कर गया कि वो किस पथ पर चल के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा। इसका मतलब ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ये पाथ फंक्शन है, जिसको हम लोग पथ फलन कहते हैं। एक था अवस्था फलन और एक था पथ फलन। तो अवस्था फलन निकाय का वह गुण होता है जो निकाय के प्रथम निकाय के प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। और पथ फलन निकाय का वह गुण होता है जो निकाय के पथ पर निर्भर करता है, निकाय जिस पथ को फॉलो करके आगे बढ़ा है उस पथ पर निर्भर करता है। जैसे वर्क डन हो गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हो गया, दीज आर पाथ फंक्शन, पथ फलन या पाथ वेरिएबल भी इसको बोलते हैं। जैसे जैसे रास्ता बदलेगा वैसे वैसे उसका जो एनर्जी है वो ज़्यादा खर्च होगा, तो डेफिनेटली वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी लगेगा, यहाँ पर कम एनर्जी लगेगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई 5 फ्लोर का घर है। अब 5 फ्लोर का यदि घर है, सुनिएगा ध्यान से, अब यदि 5 फ्लोर का घर है तो आदमी धरती मतलब अर्थ सरफेस से उस पचमहला पर कई रास्ते से जा सकता है। बताइए तो एकाध गो रास्ता। सीढ़ी से जा सकता है, लिफ्ट से जा सकता है, हवाई जहाज से डायरेक्ट, हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट उतर जाए। एक आध गो कलाकार होगा, काली स्थान से दौड़ते हुए आएगा, हेमड़ा में जंप करेगा, सीधे पचमहला पर छड़प जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली हम आपके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लो कि वो सुपरमैन हो तो आ सकता है। पहले आप बात को समझने का प्रयास कीजिए। सुनिए इधर, अब पचमहला पर चढ़ तो गया, अब आदमी, अच्छा एक और रास्ता है, चोर चुहार है तो पाइप के द्वारा चढ़ेगा, नहीं रस्सी रस्सी से चढ़ जाएगा, खिड़कियों में लटक के एक आध को चढ़ जाएगा, दीवाना टाइप का आदमी होगा तब। हाँ, अलग अलग वैरायटी के लोग होते हैं। हाँ ठीक कह रहे हैं। सुनिए, तो चाहे पचमहला पर जिस रास्ते से चढ़े, यदि उसको लली पकड़ के धकेलेगा आदमी तो उतने चोट लगेगा, चाहे वो हवाई जहाज से आया हो, हेलीकॉप्टर से आया हो, सीढ़ी पर से गया हो, पाइप पर से गया हो, रस्सी पर से गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुआ वह एनर्जी रास्ते पर निर्भर नहीं किया, लेकिन इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंचने में जो वो एनर्जी खर्च किया वो रास्ते पर निर्भर किया। सीढ़ी पर से वो आसानी से चढ़ जाता, रस्सी से थोड़ा ज्यादा भीड़ लगेगा, काली स्थान से दौड़ते हुए हेमड़ा में जंप करेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जो सुपरमैन के पास होता है। समझ रहे हैं आप? तो एनर्जी स्टोर जो हुआ वो हो गया, कौन फलन था अभी? अवस्था फलन। और यहां से वहां तक जाने के दौरान जो वो एनर्जी खर्च किया वो कैसा हो गया? पथ फलन। क्योंकि रास्ता बदला तो उसका जो एनर्जी वो खर्च किया वहां तक पहुंचने में वो भी बदल गया। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ये हमेशा पथ फलन होता है। क्लियर है अब या अभी दिक्कत है? लिखिए तो, लिखेंगे, हेडिंग डाला हुआ है ना, अवस्था फलन। लिखेंगे निकाय का वह गुण, निकाय का वह गुण जो निकाय का वह गुण जो निकाय की प्रारंभिक, जो निकाय की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। निकाय का वह गुण जो निकाय की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है उसे उसे अवस्था फलन कहते हैं। उसे अवस्था फलन कहते हैं। जैसे दाब, आंतरिक ऊर्जा इत्यादि। आंतरिक ऊर्जा भी अवस्था फलन है। जैसे दाब, कॉमा, आंतरिक ऊर्जा इत्यादि, ईटीसी लिख दीजिए।
और अगला लिखिए पथ फलन, चौथा नंबर। पथ फलन, पाथ वेरिएबल, सॉरी पाथ फंक्शन। कैसे परिभाषित करेंगे? निकाय का वह गुण जो निकाय के पथ पर निर्भर करता है उसे पथ फलन कहते हैं। लिखिए, निकाय का वह गुण, निकाय का वह गुण जो, निकाय का वह गुण जो निकाय के पथ पर, निकाय का वह गुण जो निकाय के पथ पर निर्भर करता है, निकाय के पथ पर निर्भर करता है, उसे पथ फलन कहते हैं। उसे पथ फलन कहते हैं। जैसे किया गया कार्य, जिसको आप वर्क डन कहते हैं, जैसे किया गया कार्य, जैसे किया गया कार्य, कॉमा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदु के बीच की दूरी, इत्यादि। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गया लिखा हुआ। तो इस तरह से ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब अगला एक टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नाम सुनते आ रहे हैं लगातार, आंतरिक ऊर्जा। हेडिंग डालिए तो। नहीं नहीं, अब टॉपिक बदल गया। इसका ये 5 नंबर नहीं है, टॉपिक चेंज हो गया है। आंतरिक ऊर्जा, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और इसको कैपिटल ई से या कैपिटल यू से सूचित किया जाता है। दो चीज से सूचित किया जाता है, कैपिटल ई से भी और कैपिटल यू से भी। देखो, आंतरिक ऊर्जा का मतलब होता है अपने अंदर की ऊर्जा। सुनना ध्यान से, इस पर थोड़ा लेक्चर सुन लीजिए, बाद में लिखिएगा, ठीक है? सुनेंगे। आंतरिक ऊर्जा का मतलब होता है अपने अंदर की ऊर्जा। साइंस मानता है कि दुनिया का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो ऊर्जा विहीन हो। हर एक चीज में ऊर्जा होती है, किसी में ज्यादा तो किसी में कम होती है। दूसरी बात, किसी भी चीज के आंतरिक ऊर्जा का एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। जैसे आप एक नॉर्मल चीज समझिए, आप अपनी ऊर्जा से समझिए कि आपके पास कितना संपत्ति है, मान लो, वही मान लीजिए आपकी ऊर्जा है। तो आपकी कितनी संपत्ति है ये आपको भी नहीं पता है, और उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, आप ये सुनिए। मान लीजिए आपके हिस्से में 5 बीघा जमीन आता है, आपका घर है, घर में डब्बू होगा, छोलनी होगा, चम्मच होगा, क्या गो है तुमको पता है? जी सर, पता है। और खेत में जो घास है उसका दाम क्या होगा वो पता है तुमको? नहीं पता है। जो है वो अपने जगह पर है, आप उसका एग्जैक्ट देखो, मोटा मोटी आप बता सकते हैं कि हमारा जो नेटवर्थ है ये इतना है। जैसे देखते हैं नेटवर्थ बोलता है, एग्जैक्ट जो है सो वो नहीं बोलता है कि एग्जैक्ट कितना है, क्योंकि इस किसी भी चीज का आंतरिक ऊर्जा का कंप्लीट कैलकुलेशन या पूर्ण कैलकुलेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। पता चलेगा कुछ ना कुछ छूट गया। तो आप सिर्फ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकाल सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा का पूर्ण मान आप कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आप कैसे निकाल सकते हैं, सो सुनिए। आपकी अपनी जो संपत्ति है वो आपके अपने जगह पर है,
रात में कहीं जा रहे थे, 4 चमेटा मार के तुमसे 400 रुपया छीन लिया, तो तुम्हारे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तो हो गया। कितना का? 400 का। नेटवर्थ में 400 घट गया। इट मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड, ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी मेजर्ड। आंतरिक ऊर्जा का पूर्ण मान निकालना कभी भी संभव नहीं है, लेकिन आप आंतरिक ऊर्जा में अंतर को आप निकाल सकते हैं। और अंतर किसी भी चीज का क्या होता है? प्रारंभ में कितना था और अंत में कितना है, अंत वाले में से प्रारंभ को घटा देते हैं। अब मान लो कोई 4 चमेटा दे के 400 रुपया और दे दिया, तो तुम्हारे आंतरिक ऊर्जा में और परिवर्तन हो गया। चमेटा खाया 100 अलग और 400 रुपया मिला 100 अलग, दोनों में एनर्जी तुम्हारा बढ़ा है। अच्छा बताइए, आपके गाल पर थप्पड़ पड़ेगा तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कौन तरह का एनर्जी बढ़ेगा रे? ये सब फिजिक्स में नहीं बताया गया क्या? चट्टा कहीं का, हम ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, सर से बात करना, फिजिक्स वाले सर से। कौन कौन टाइप का एनर्जी बढ़ेगा यदि थप्पड़ लगेगा तुमको? तो बढ़ती है एनर्जी शरीर की, नहीं बढ़ेगा क्या? यार साइंस के स्टूडेंट हो यार, तुम लोग इतना भी समझ नहीं रखते हो। हाँ तो सुनिए, अब ध्यान देंगे। अब तो हम ये कह रहे थे, अभी इसका पहले खिस्सा कहानी सुनिए। आंतरिक ऊर्जा एक इंपॉर्टेंट चीज है और इसको दिमाग में सेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे आपको बड़ी परेशानी होगी। एक होता है आंतरिक ऊर्जा और एक होता है इंथैल्पी, दोनों में आपको अंतर ही समझ में नहीं आएगा, लगेगा दोनों एक ही चीज है। तो सुनिए, जिस प्रकार हमारी और आपकी एक निश्चित ऊर्जा है, उसी प्रकार जो चीज निर्जीव होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस सब की अपनी कुछ न कुछ ऊर्जा होती है। और हर एक चीज की ऊर्जा उस पदार्थ के नेचर पर डिपेंड करती है, ताप पर निर्भर करती है, दाब पर निर्भर करती है, आयतन पर निर्भर करती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक ऊर्जा। हम कहेंगे कि प्रत्येक पदार्थ की अपनी एक निश्चित ऊर्जा होती है, जो उस रासायनिक पदार्थ के प्रकृति पर, ताप पर, दाब पर तथा आयतन पर निर्भर करती है। उसे हम उस पदार्थ का आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इसका फिर दूसरा डिफिनीशन भी है, लेकिन मोटा मोटी ये डिफिनीशन आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब एक चीज बताओ, तुम तो शुरू में पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स, यदि फिजिक्स में पढ़ाए हो सर, तो एक रूल है, एक नियम है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा का ना ही निर्माण संभव है और ना ही विनाश संभव है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित होते रहता है। यही ना आप पढ़े होंगे? सच बात है, बिल्कुल सही है, यही होता है। अब आपको हम एक सिंपल चीज बताते हैं। बांस का एक छोटा सा टुकड़ा है, मान लीजिए सूखा हुआ, यदि आप उसको जलाते हैं तो जलने के बाद आपको एनर्जी प्रदान करता है वो। आप जो आग ताप रहे हैं बैठ के, तो एनर्जी ही ना दे रहा है वो। अब आप बताइए कि उसके अंदर एनर्जी जब तक था नहीं, तब तक आपको एनर्जी दिया कैसे? क्या वहां एनर्जी का निर्माण हो रहा है? एनर्जी का निर्माण नहीं हो रहा है, वहां पर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित हो रहा है, जो आपको हीट के रूप में मिल रही है, और वो एनर्जी फिर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ओवरऑल ब्रह्मांड का जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं अंदर इसके अंतर्गत। लेकिन आप इतना तो समझ रहे हैं ना कि बांस का एक छोटा सा टुकड़ा जो निर्जीव पड़ा हुआ था, जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, कुत्ता भी नहीं पूछ रहा था, ठंडा के दिन में आप उसको आग लगा के तापते हैं और आपको एनर्जी मिलती है। इसका मतलब है कि उसके पास एनर्जी है। पेट्रोल जलाते हैं, पेट्रोल ऐसे रखा हुआ रहता है तो लगता है कि इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए ना क्या क्या है, वो तीली जलान दीजिए तब पता चलेगा उसमें क्या क्या है। आपका कपड़ा पहने हुए हैं तो ठीक है, नॉर्मल है, कपड़े तो है, तरीके काठी जला दीजिए, देखिए उसमें कितना एनर्जी है, आपको समझा देगा, शरीर में धर लेगा पकड़ के, है कि नहीं? तो इसीलिए हम कह रहे थे कि हर पदार्थ में जो आपको दिखती है उसमें भी, और जो नहीं दिखती है उसमें भी, सब में एनर्जी है। नहीं दिखने वाला पदार्थ जैसे हवा, क्या हवा में एनर्जी नहीं है? अरे हवा में तो इतना एनर्जी है ना कि उड़ा के घर को फेंक देता है। सुनामी आता है, तूफान आता है, देखते हो, घरे को उठा के गिरा देता है। कैसे आप कह सकते हैं कि उसमें ऊर्जा नहीं? बहुत सारी ऊर्जा है, असीम ऊर्जा है उसमें। खैर, अब आगे की बात सुनिए। अब ये जो बांस का टुकड़ा आप जलाए, सुनिएगा ध्यान से, बांस का टुकड़ा जब आप जलाए, जलने के बाद ये एनर्जी दिया, तो निश्चित है कि इसमें एनर्जी कभी ना कभी स्टोर हुआ होगा। तो कब स्टोर हुआ होगा? जब इसका निर्माण हो रहा होगा। और निर्माण का प्रोसेस क्या बांस के खेपियत वो हो गया होगा? ये प्रोसेस बहुत धीमा धीमा होता है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा इसमें एनर्जी स्टोर
होते चली जाएगी। तो इसका एक दूसरा परिभाषा यह है कि स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर किसी बन रहे पदार्थ में जो ऊर्जा स्टोर होती है, जमा होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक ऊर्जा। तो इसको दो तरीके से डिफाइन किया गया है। अब लिखेंगे तो नीचे रो देखें, लिखेंगे सभी पदार्थ की अपनी, सभी पदार्थ की अपनी एक निश्चित ऊर्जा होती है। सभी पदार्थ की अपनी एक निश्चित ऊर्जा होती है जो उसके रासायनिक प्रकृति, जो उसके रासायनिक प्रकृति, कौमा ताप, ताप टेम्परेचर, दाब प्रेशर तथा आयतन पर निर्भर करती है। नहीं लिख पाए? जो उस पदार्थ के रासायनिक प्रकृति, ताप, कौमा दाब तथा आयतन पर निर्भर करती है, उसे आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। उसे आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। उसे आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। और करके इसका दूसरा डेफिनेशन लिखिए तो, और करके इसका दूसरा डेफिनेशन लिखिए। लिखिए, लिखेंगे स्थिर ताप तथा स्थिर दाब, स्थिर ताप तथा स्थिर दाब पर, स्थिर ताप तथा स्थिर दाब पर बन रहे किसी पदार्थ में, स्थिर ताप तथा स्थिर दाब पर बन रहे किसी पदार्थ में जो ऊर्जा जमा होती है, जो ऊर्जा जमा होती है, उसे उसे आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। उसे आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए उसी में, इसे कैपिटल ई या कैपिटल यू द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल ई या कैपिटल यू द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल ई या कैपिटल यू द्वारा सूचित किया जाता है। इधर देखिए तो, एक छोटा सा ठोस है। इस छोटे से ठोस में बहुत सारे परमाणु होंगे, बोलिए हाँ या ना? परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, हाँ या ना? आप ये जानते होंगे कि किसी भी ठोस में जो एटम्स होते हैं वो अपने जगह पर स्थिर रहते हैं लेकिन वाइब्रेट करते रहते हैं। मतलब ये एटम यहाँ या यहाँ कहीं घूम नहीं सकता लेकिन अपने ही जगह पर वाइब्रेट करता रहता है। तो इस ठोस के अंदर की एनर्जी को जब आप फील कीजिएगा कि किस किस प्रकार की एनर्जी इसके अंतर्गत हो सकती है, तो सुनिए कैसा कैसा एनर्जी इसके अंदर होगा। एक परमाणु दूसरे परमाणु से बंधा हुआ होगा तो निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा या बॉन्ड एनर्जी होगा। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा, तो बताइए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो वहां पर एक अट्रैक्शन फोर्स भी काम कर रहा है, वो भी एक प्रकार का एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा परमाणु के चारों ओर कक्षा में, बताइए उसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी, हाँ या ना?
तो किसी भी सब्सटेंस में कई तरह की एनर्जी होती है। वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, ट्रांजिशनल एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी होता है, रोटेशनल एनर्जी होता है, बहुत तरह की एनर्जी होती है। जब सभी प्रकार की एनर्जी को आप जोड़ देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक ऊर्जा। यानी हम कह सकते हैं कि अलग अलग किसी पदार्थ में अलग अलग प्रकार के वृहद आणविक ऊर्जा तथा आणविक ऊर्जा के योग को ही क्या कहा जाता है? आंतरिक ऊर्जा। लेकिन जितना बात आप लिख चुके हैं उसके हिसाब से अब ये सब लिखने का नहीं है, ये सब मोटा मोटी समझने का बात था। इससे आगे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आंतरिक ऊर्जा एक विस्तीर्ण गुण है। बताइए क्यों विस्तीर्ण गुण है? क्योंकि ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करेगा करेगा एक लकड़ी को काट के जलाइए, यदि आधा काटिएगा तो कम ऊर्जा देगा, आधा को जलाएगा तो कम ऊर्जा देगा, पूरा को जलाएगा तो ज्यादा ऊर्जा देगा। तो जानिए आंतरिक ऊर्जा एक विस्तीर्ण गुण है, मतलब पहला टाइप जो पढ़े थे वो है। और दूसरी बात, यह अवस्था फलन है। शुरू में एनर्जी कितना था, बाद में एनर्जी कितना है, ये इस पर मैटर करता है। इसमें एनर्जी स्टोर कहां से हुआ, कौन कौन चीज मिलके इसमें एनर्जी को स्टोर किया, इस सबसे इसको कोई लेना देना नहीं है। एनर्जी है तो बस है। लिखेंगे नीचे तो देखिए ये क्वेश्चन आता है कि आंतरिक ऊर्जा क्या है। ऑप्शन में दे देगा गहन गुण, विस्तीर्ण गुण, दोनों, नन ऑफ दिस। कौन सा गुण है ये? विस्तीर्ण गुण है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आंतरिक ऊर्जा क्या है? ऑप्शन में दे देगा गहन गुण, दूसरा में दे देगा विस्तीर्ण गुण, तीसरा में दे देगा अवस्था फलन, और चौथा में दे देगा दो तथा तीन दोनों। क्या होगा इसका आंसर? दो तथा तीन दोनों। दूसरा में विस्तीर्ण गुण था और तीसरा में अवस्था फलन था। लिखेंगे नीचे रो देख, आंतरिक ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा विस्तीर्ण गुण तथा अवस्था फलन है। आंतरिक ऊर्जा विस्तीर्ण गुण तथा अवस्था फलन है। आंतरिक ऊर्जा विस्तीर्ण गुण तथा अवस्था फलन है। नेक्स्ट पॉइंट एरो देके लिखिए। अभी तुरंत बोले भी थे कि आंतरिक ऊर्जा का पूर्ण मान कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्या ज्ञात किया जा सकता है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। लिखेंगे आंतरिक, अगला एरो देके लिखिएगा, आंतरिक ऊर्जा का पूर्ण मान, आंतरिक ऊर्जा का पूर्ण मान कभी भी निकाला नहीं जा सकता है। आंतरिक ऊर्जा का पूर्ण मान कभी भी नहीं निकाला जा सकता है। आंतरिक ऊर्जा का पूर्ण मान कभी भी नहीं निकाला जा सकता है, परंतु परंतु आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, परंतु आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को निकाला जा सकता है। परंतु आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को निकाला जा सकता है। तो सुनिए, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर, सुनिए क्या होगा, फाइनल आंतरिक ऊर्जा माइनस इनिशियल। फाइनल का मतलब अंतिम और इनिशियल का मतलब प्रारंभिक। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर होगा फाइनल आंतरिक ऊर्जा माइनस इनिशियल आंतरिक ऊर्जा। और किसी केमिकल रिएक्शन के लिए आप आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हम लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्यों ऐसा हम लिखे? क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बाद में ना बनेगा। तो फाइनल चीज हुआ प्रोडक्ट और प्रारंभिक चीज क्या हुआ? रिएक्टेंट। लिखेंगे इसको।
क्या आप यहां तक लिख चुके हैं? अब सुनो, किसी भी पदार्थ के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तुम केवल दो तरीके से करवा सकते हो। सुनना ध्यान से जो हमने कहा, किसी भी पदार्थ के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यदि आप कराना चाहते हैं, आप उसकी ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं या आप उसकी ऊर्जा को घटाना चाहते हैं, तो वो कितने तरीके से कर सकते हैं? दो तरह से। और तरीका सुनिए, वो दोनों तरीका क्या है जो हमको केमिस्ट्री में पढ़ना है। एक चीज बताओ, एक बर्तन है जो कि बंद है, इसमें गैस भरा हुआ है। सुनना ध्यान से, एक बर्तन है जिसमें क्या भरा हुआ है? गैस। यदि आप, अच्छा ये बताइए, गैस भरा हुआ है तो इसकी भी अपनी कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। तो मान लो शुरुआती ऊर्जा E है, E1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको गर्म कर देते हैं। इसको जो है ना Q कैलोरी हम हीट दे देते हैं। तो जो इसकी आंतरिक ऊर्जा थी, उस ऊर्जा में परिवर्तन तो हो ही जाएगा, इसका आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप हीट दिए हैं तो ऊर्जा बढ़ेगी। तो अब इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? E1 प्लस Q। बोलिए हाँ या ना। अब सुनिए, तो एक तरीका यह है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का कि आप या तो उसको हीट दे दीजिए और नहीं तो उससे हीट ले लीजिए, ठंडा कर दीजिए। ठंडा कीजिएगा तो हीट अपने आप निकल जाएगा। दोनों स्थिति में ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, एक बार ऊर्जा बढ़ जाएगा और एक बार ऊर्जा घट जाएगा। यानी किसी भी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, हम पहला तरीका है कि उष्मा का त्याग करवा दें या उसको उष्मा ग्रहण करवा दें, यानी उष्मा दे दें या उससे उष्मा ले लें, तो इससे बदल जाएगा। एक दूसरा तरीका भी है, W। यदि आप इस पर वर्क डन, या तो इस पर वर्क कर दीजिए नहीं तो इससे वर्क करवा लीजिए। काहे कि वर्क, वर्क क्या है? कार्य। ये तो एनर्जी का ही फलन है जी। यदि आप इस पर काम करेंगे तो इसकी ऊर्जा बढ़ेगी और इससे काम करवा लेंगे तो इसकी ऊर्जा घटेगी। आप समझे नहीं होंगे इस बात को, समझिए ऐसे। ये गैस है, मान लीजिए इसमें पिस्टन लगा हुआ है। थोड़ा सुनना ध्यान से, गोली मारने वाला पिस्टल नहीं, ये वाला नहीं, ई वाला पिस्टन, बाइक वाला, पंपिंग वाला। सुनिएगा ध्यान से, अब थोड़ी ध्यान से सुना, मुंह कान टूटने वाला बात है ये। पहले ये गैस आराम से बैठा हुआ था बेचारा, इसका एनर्जी कितना है? E। मान लीजिए Q वाला बात हम करके समझ गया। अब हम दूसरा सेटअप तैयार किए। कोई आदमी क्या किया, इसको यहां से आया, इसको दबा दिया। दबा दिया तो बताओ काम कौन किया, सिस्टम या सराउंडिंग? काम किया सराउंडिंग, क्योंकि सिस्टम ये है और आप यदि उसको दबा रहे हैं, आप, इसका मतलब है कि आप सराउंडिंग के हिस्सा हैं, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स आपको तो मानवे नहीं करता है। थर्मोडायनामिक्स दो चीज को मानता है, एगो सिस्टम, दूसरा सराउंडिंग। आप यदि इसमें नहीं है, इसका मतलब आप सराउंडिंग के हिस्सा है। अब आप बताइए कि आप इस पर, इसको दबा दिए तो आप इस पर काम कर लिए। अब आप इस पर यदि काम किए तो बताइए इसकी ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी? इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप इस पर काम किए हैं, आपकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो गई है। और तुमको लगता है कि नहीं ट्रांसफर हुआ है, तो हम तुमको बता देते हैं, तुम इस बात को फील कर सकते हो। साइकिल के पंप में हवा देते हो, उसका जो पंप का ये पिन होता है उसको जाम कर देना, ठीक है। अब पंप को दबा देना, वहां पर मुंह ले जाके ऐसे करके उसको छोड़ देना। क्या होगा पता है? मुंह थूथून टूट जाएगा रे, थूथून, थोड़ा मुंह का नक्शा बिगड़ जाएगा। समझा? नहीं नक्शा बिगड़ेगा, नहीं बिगड़ेगा नक्शा। एक काम कीजिए ना, इसमें है क्या, कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए इसके लिए कुछ ज्यादा करना भी नहीं। एक आदमी कोई जाना लड़का लोग, वो जो उसका पंप का होता है ना पॉइंट, उसको दबा देना हाथ से, कहना दाबने, मुंह ले जाके कहना छोड़ दो हाथ, देखो तो कैसे काम करता है। ये होगा क्या होगा है, देखो अभी का क्या क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, मुंह टूट जाएगा तुम्हारा, नक्शा बिगड़ जाएगा तुम्हारा। आप इस पर प्रेशर बना दिए, गैस पास नहीं हो रही है, तो बताइए ये ऊपर की तरफ फेंकेगा कि नहीं? यदि आप सडनली इसको तो छोड़ेंगे तो बहुत तेजी से ये ऊपर की तरफ रिटर्न मारेगा, रिटर्न मारेगा तो मुंह का तुम्हारा टूट जाएगा। अब आप बताइए, पहले सुनिए आप, यदि ये बेचारा अपने मन से यहां पर अटका हुआ था, छेड़छाड़ कौन किया? तुम दिया इसको दबा, तुम इसको दबा दिया तो इसमें एनर्जी स्टोर हो गई। कितनी एनर्जी स्टोर हुई? जितना तुमने दबाया। अब यदि तुम सडनली से छोड़ दो
तो ये भी तुमको दबाना शुरू करेगा। समझ में आया? इसका मतलब है कि जब तुमने इस पर कार्य किया तो इसमें एनर्जी स्टोर हुआ, इसका मतलब इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ी। और दूसरी बात, यदि आप इसको खींच लेते हैं, खींच लेंगे, तो अंदर अंदर का जो गैस है वहां पर प्रेशर कमने लगेगा, तो उसकी ऊर्जा क्या होने लगेगी? घटने लगेगी, घटने लगेगी। या फिर ऐसे समझिए, उस तरह से मत समझिए, हमारे ख्याल से उसमें आपको कंफ्यूजन होगा। आप ऐसे समझिए कि ये पैक था बिल्कुल, इसको और दबा के यहां पर फिक्स कर दिए। अब मान लीजिए ये एक सिस्टम है, अब हम चाहते हैं कि इस पिस्टन से हम कोई काम करवा लें, तो हम क्या करेंगे? इस ब्रेक को ढीला करेंगे, तो क्या होगा कि ये जो नीचे था ये धीरे 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 ऊपर जाएगा। तो हो सकता है कि ये सिस्टम कुछ ना कुछ काम कर दे। कोई भारी चीज को उठाना है तो उसके नीचे ले जाके इसको छोड़ देंगे तो उठा देगा उसको। तो बताइए ये वर्क किया कि नहीं किया? यदि ये वर्क किया तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर थी वो घटा या बढ़ा? घटा। ऐसी स्थिति में इसकी ऊर्जा घट जाएगी। तो किसी भी पदार्थ के आंतरिक ऊर्जा को दो तरह से बदला जा सकता है, एक ऊष्मा से और दूसरा कार्य से। आई बात समझ में? लिखेंगे रो देखे। किसी भी पदार्थ के और टाइम हो गया। अच्छा ये लाइन लिख लीजिए, किसी भी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा को, किसी भी पदार्थ के आंतरिक ऊर्जा को ऊष्मा तथा कार्य से, किसी भी पदार्थ के आंतरिक ऊर्जा को ऊष्मा तथा कार्य से बदला जा सकता है। किसी भी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा को ऊष्मा तथा कार्य से बदला जा सकता है। मान लीजिए ये एक सिस्टम है जिसका एनर्जी कितना, आंतरिक ऊर्जा कितनी है? E। आप इसको Q कैलोरी ऊर्जा दे दीजिए। छोड़ देते हैं, आज रहने दे, बहुत टाइम लग जाएगा इसको समझाने में, रहने दीजिए, कल करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना समझने मेरे? कराएंगे, देखिए तुम्हारे